दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए आर्थिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग एक। इसमें हम संसाधन एवं उनका वर्गीकरण तथा मृदा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आर्थिक भूगोल खंड भूगोल विषय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं, जिनके आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत संसाधन एवं उनका वर्गीकरण तथा मृदा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, दुर्लभ। दूसरा है अप्रयुक्त, संभाव्य और गुप्त। तीसरा है शाश्वत, संवर्धनीय और असंवर्धनीय। और चौथा है अप्रयोजनीय, संभाव्य और दुर्लभ। तो सही उत्तर है उपलब्धता के आधार पर दोस्तों संसाधनों का वर्गीकरण सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ होते हैं। देखिए दोस्तों उपलब्धि और वितरण के अनुसार जिम्मरमैन ने प्राकृतिक संसाधनों को 4 वर्गों में विभाजित किया है: सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, विरल या दुर्लभ और अद्वितीय या अनन्य संसाधन। दोस्तों पदार्थ की उपयोगिता और संभाव्यता के अनुसार 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। ये हैं अप्रयुक्त, अप्रयोजनीय, संभाव्य और गुप्त संसाधन। अगले प्रश्न पर आते हैं, मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है जिम्मरमैन और मिचेल का कहना है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान अगर जो न होता तो कुछ भी जो भी पदार्थ है या जो भी हमारे पास संसाधन है वो संसाधन नहीं बन सकते थे। मानव समाज के विभिन्न उद्देश्यों और आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा किसी कठिनाई का निवारण करने या निवारण में योगदान देने वाले आश्रय या स्रोत को संसाधन कहा जाता है। जिम्मरमैन और मिचेल ने लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जिम्मरमैन द्वारा प्रस्तुत संसाधन वर्गीकरण में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन है अप्रयुक्त, अप्रयोजनीय, संभाव्य और अपरिवर्धनीय। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, अपरिवर्धनीय। दोस्तों जिम्मरमैन ने जो विभाजन किया है उसमें देखिए संसाधनों का 4 वर्गीकरण: अप्रयुक्त, अनुपयोगी, अप्रयोजनीय और संभाव्य तथा गुप्त संसाधन। इसमें दोस्तों अपरिवर्धनीय संसाधन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, नगरीय भूगोल या राजनीति भूगोल? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मानव भूगोल। दोस्तों आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की सशक्त शाखा है। जन सामान्य के अधिकांश कार्य अर्थ प्रेरित होते हैं। आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक तंत्र, कृषि, पशुचारण, खनन, उद्योग, सेवाएं और उनके विभिन्न आनुपातिक सम्मिश्रण, आर्थिक विकास की प्रक्रिया स्तर और तत्संबंधी भूवैन्यासिक संगठन का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, संसाधनों का विकास किस कारक पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, संसाधनों का विकास मानव की बुद्धिमत्ता, मानव की संस्कृति, मानव के वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान और उपर्युक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि संसाधनों का विकास मानव की बुद्धिमत्ता, मानव की संस्कृति और मानव के तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है। मानव निर्मित संसाधनों से आशय ये है कि मानव द्वारा उत्पादित उन पदार्थों, वो पदार्थ जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के क्रम में वो उत्पादित करता है या बनाता है, उसे संसाधन कहा जाता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है, आइए देख लेते हैं। कथन है कि संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और अनुपयोग है। कारण है कि संरक्षण संसाधनों की मनुष्य के लिए सर्वाधिक संभव लंबी समय दूर अवधि के लिए निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन जो है
देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सही उत्तर क्या हो जाएगा कि संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और उपयोग है। ये सही नहीं है। कारण है कि संरक्षण संसाधनों की मनुष्य के लिए सर्वाधिक संभव लंबी समय अवधि के लिए निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा कि संरक्षण का सही अर्थ संसाधनों की मनुष्य के लिए सर्वाधिक संभव लंबी समय अवधि के लिए निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करना, न कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और अनुपयोग। तो इसमें ए गलत है जबकि आर सही है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि जो विकल्प हैं आपके वो सही क्रम में नहीं दिए गए हैं। आप जान लीजिए कि संसाधन के संरक्षण का अर्थ संसाधनों का अनुपयोग नहीं, बल्कि संरक्षण का अर्थ संसाधनों के अभिष्ट उपयोग से है। संरक्षण का अर्थ संसाधनों का अधिकाधिक समय तक अधिकाधिक मनुष्यों की अनुकूलतम आवश्यकता के लिए पूर्ति हेतु अभिष्ट उपयोग होता है, और इसके अंतर्गत संसाधनों का विकास, उनके दुरुपयोग को रोकना, अधिकतम कल्याण के लिए संसाधनों का प्रयोग, प्रतिस्थापन और उच्चतम तकनीक के विकास की संकल्पना भी शामिल है। अगला प्रश्न है, संसाधन संरक्षण से क्या आशय है? तो सही उत्तर है दोस्तों, संसाधन संरक्षण से आशय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग है। दोस्तों, मानव सभ्यता के विकास के लिए संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता अनिवार्य है, लेकिन विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। ये जरूरी है कि संसाधनों की उपलब्धता निरंतर बनी रहे, परंतु पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन सीमित हैं, इसलिए ये जरूरी है कि संसाधनों का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से हो। दोस्तों, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में ही धाड़ी विकास यानी जिसको सस्टेनेबल विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास या निर्वहनीय विकास कहा जाता है, ये धारणा प्रचलित हुई। इसका तात्पर्य विकास के उस अनुकूलतम स्तर से है जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है क्या? देखिए, संसाधनों का मानव और संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का विकास और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है, संसाधन संरक्षण के लिए उपर्युक्त सभी उपाय आवश्यक हैं दोस्तों, क्योंकि संसाधन संरक्षण संसाधनों के अधिकाधिक समय तक अधिकाधिक मनुष्यों की अनुकूलतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुकूलतम उपयोग से है, और संसाधन संरक्षण का सिद्धांत किसी देश काल में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन, आधार और जनसंख्या के मध्य संतुलन प्रतिपादन करता है। उसके अलावा नए वैकल्पिक संसाधन को विकसित करके परंपरागत संसाधनों को संरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, सही है। संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग है। मिट्टी और जल दीर्घकालिक या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। ये कथन आपका सही नहीं है। और संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मिट्टी और जल दीर्घकालिक परिवर्तनीय संसाधन हैं, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये आपका असत्य है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं कि मृदा, खनिज और जैव तत्वों का परिवर्तनशील प्राकृतिक मिश्रण है। यह एक नवीकरणीय अयोग्य संसाधन माना जाता है, क्योंकि इसके निर्माण में बहुत लंबी प्रक्रिया लगती है। मृदा निर्माण के कारकों में जलवायु और जैविक कारक, इसके अलावा जनक पदार्थ, आधारभूत चट्टान, स्थलाकृतिक उच्चावच और मृदा के निर्माण की अवधि, ये निष्क्रिय कारकों में, मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, ज्ञान और प्राविधिकी प्रमुख संसाधन है। दूसरा है कि अगोचर वस्तुएं संसाधन हो सकती हैं। तीसरा है प्राकृतिक गैस नव्यकरणीय संसाधन है। तो दोस्तों, सही है 1 और 2। प्राकृतिक गैस नव्यकरणीय नहीं बल्कि अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें 1 और 2 आपका सही है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, नव्यकरणीय संसाधन वो होता है जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, और इस अर्थ में जितने भी जीवाश्म ईंधन है उनका पुनर्चक्रण संभव नहीं है। चूँकि प्राकृतिक गैस भी एक जीवाश्म ईंधन है, इसलिए ये नवीकरणीय संसाधन नहीं बल्कि अनव्यकरणीय संसाधन है।
दोस्तों ज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रमुख संसाधन हैं और अगोचर वस्तुएं भी संसाधन हो सकती हैं अगर उनका सही ढंग से जो है उनका विकास किया जाए। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का संसाधन है। देखिए अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन, संभाव्य संसाधन और गुप्त संसाधन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, संभाव्य संसाधन। कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 एक प्रकार का संभाव्य संसाधन है, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में हम कोई ऐसी तकनीक विकसित कर लें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का मानव हित में प्रयोग हो सके। और आज इसकी मात्रा में वृद्धि से जो पार्थिव तापाधिक्य जो है बढ़ा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा हुआ है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड में जो वृद्धि है मानव समुदाय के लिए वरदान सिद्ध हो जाए। क्योंकि प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ए जिम्मरमैन का कहना है संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं ये जिम्मरमैन का कथन है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपके संसाधन के प्रकार और उदाहरण दिए गए हैं। देखिए नव्यकरणीय संसाधन ये आपका मिट्टी है, अनवीकरणीय संसाधन थोरियम है, पुनर्चक्रीय ये आपका सीसा है और इसके अलावा एकल संसाधन ये क्रायोलाइट इसका उदाहरण है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 2, 4, 1 और 3। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा एकल संसाधन है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों क्रायोलाइट एकल संसाधन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है ध्रुवीय क्षेत्र और उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र सम्मिलित हैं देश किसके अंतर्गत? तो दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्र और उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र आप देख लीजिए विभिन्न विकल्पों में से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, संसाधनों के अल्प विकास प्रदेश के अंतर्गत शामिल हैं। क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र और उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है संसाधनों का अल्प विकास हुआ है। ध्रुवीय क्षेत्र में अधिकांश भाग हिमाच्छादित है, वहीं उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र अनुर्वर बालू से निर्मित है, इसलिए यहाँ पर संसाधनों का उतना विकास नहीं हो पाया है, इसलिए ये संसाधनों के अल्प विकास क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? देखिए वन, कोयला, पेट्रोलियम और ताप विद्युत। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए वन। वे संसाधन जिन्हें दीर्घकाल तक प्रयोजनीय रखा जाता है और जो परिवर्धनीय हैं, जिनमें गुण वृद्धि की जा सकती है, नव्यकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत वन, उत्पादक भूमि, धरातली जल संसाधन, मछली और जंगली जीव आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए सर्वसुलभ ये आपका ऑक्सीजन है और इसके अलावा सामान्य सुलभ ये मिट्टी है। विरल सुलभ आपका जो है विरल जो है संसाधन सोना है और एकल संसाधन क्रायोलाइट है। तो देखिए सर्वसुलभ ऑक्सीजन, सामान्य सुलभ मिट्टी, विरल सोना और एकल क्रायोलाइट जो है एकल संसाधन है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 4, 3 और 2। दोस्तों देखिए जिम्मरमैन ने प्राप्यता और वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 4 भागों में विभाजित किया है। आप देख सकते हैं कि सर्वसुलभ संसाधन क्या हैं? सर्वसुलभ संसाधन वे होते हैं जो सर्वत्र प्राप्य हैं, जैसे वायु में ऑक्सीजन। सामान्य सुलभ संसाधन वे जो अधिकांश क्षेत्रों में प्राप्य हैं, जैसे कृषि योग्य मिट्टी, जल। विरल संसाधन वे हैं या दुर्लभ जो कहीं कहीं प्राप्त होते हैं, जैसे टिन, सोना, चांदी। और एकल संसाधन वे हैं जो केवल एकाध स्थानों पर ही मिलते हैं, जैसे क्रायोलाइट। अगला प्रश्न है दोस्तों कृषि लायक भूमि या कृषि योग्य भूमि किस संसाधन कोटि का है आपको बताना है। तो ये है सामान्य संसाधन कोटि में आता है और सामान्य सुलभ संसाधन वे हैं जो अधिकांश क्षेत्रों में प्राप्य हैं, जैसे कृषि योग्य मिट्टी और जल। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सागरीय संसाधन नहीं है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मोनाजाइट और अभ्रक। तो सही उत्तर है अभ्रक। अभ्रक दोस्तों ये सागरीय संसाधन नहीं है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और सागरीय और मोनाजाइट महाद्वीपीय निमग्न तटों के ढालों की सतह पर निक्षेपित सागरीय संसाधन है। भारत में मोनाजाइट का विश्व का बृहत्तम भंडार है, जो केरल तट के पास प्लेशर डिपॉजिट में निहित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आर.एफ. डैशमैन के अनुसार आपूर्ति के आधार पर किए गए संसाधन वर्गीकरण में वनस्पति निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, आपको बताना है। ऑप्शन है अच्छे संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, नवीकरण योग्य और पुनर्चक्री। तो सही उत्तर है नवीकरण योग्य संसाधन है। आर.एफ. डैशमैन के अनुसार आपूर्ति के आधार पर किए गए संसाधन वर्गीकरण में वनस्पति, देखिए वनस्पति एक रिन्यूएबल संसाधन है, क्योंकि वनस्पतियों का प्रयोग करने के बाद पुनः उन्हें उगाया जा सकता है या वे स्वतः उगाती हैं और यह क्रम अनवरत चलता रहता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में वन संसाधनों के घटने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। ऑप्शन है मिट्टी अपरदन, वनीय आग, बाढ़ और अधिक गिरना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, वनीय आग। दोस्तों विकल्प बी आपका सही है, आग के द्वारा वन संसाधन को सबसे अधिक क्षति पहुंचती है। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से विश्व के 2 सबसे गरीब महाद्वीप कौन से हैं। तो ये विकल्पों को अगर जो हम छोड़ दें तो आप जान सकते हैं दोस्तों, संसार के सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से विश्व के जो सबसे गरीब महाद्वीप अफ्रीका और अंटार्कटिका हैं। तो अफ्रीका और अंटार्कटिका ये दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये विश्व के 2 सबसे गरीब महाद्वीप हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम महाद्वीप की जीडीपी ट्रिलियन डॉलर में देखें तो सर्वाधिक यूरोप की, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर एशिया, फिर दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, ओशिनिया और अंटार्कटिका का उपलब्ध नहीं है। आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक विश्व विकास संकेतक के अनुसार दोस्तों सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है, यूरोप और मध्य एशिया की, उसके बाद दोस्तों पूर्वी अफ्रीका और पूर्वी एशिया और प्रशांत की, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका की उसके नीचे, उसके बाद लैटिन अमेरिका और कैरोबियन, फिर दक्षिण एशिया और लास्ट में है उप सहारा अफ्रीका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है वानिकी, चराई, वित्तीय सेवाएं और बागानी कृषि। तो सही उत्तर है वित्तीय सेवाएं, ये प्राथमिक नहीं बल्कि तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। प्राथमिक क्रियाओं में वानिकी, चराई, ये सारी चीज़ें, कृषि, वानिकी, चराई, ये सब प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य है क्या। शिक्षण कार्य आपको बताना है कि शिक्षण कार्य किस प्रकार की क्रिया है। तो सही उत्तर है शिक्षण सेवा कार्य है, ये तृतीयक गतिविधि है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। प्राथमिक गतिविधियों में कृषि, मत्स्य पालन से संबंधित रोजगार, द्वितीयक में निर्माण और विनिर्माण, और तृतीयक में आपका सेवा क्षेत्र है। चतुर्थक गतिविधियों में हाईटेक सेवा उद्योग को शामिल किया गया है, जो कि अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है। तो ग्रामीण अधिवास में आप जानते हैं कृषि और प्राथमिक गतिविधियों की प्रधानता होती है। प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत कृषि, मछली पालन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उपलब्ध व्यवसाय शामिल होते हैं, और इसमें व्यवसाय के आधार पर जो रोजगार है 3 श्रेणियों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियां क्रमशः निर्माण और सेवा क्षेत्र व्यवसाय पर आधारित हैं। 1980 से इस वर्गीकरण में चतुर्थक गतिविधि को, जिसमें हाईटेक सेवा उद्योग शामिल है, इसको भी जोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ह्रासोन्मुख प्रदेशों के पिछड़ेपन का कारण नहीं है। ऑप्शन है उत्पादक इकाइयों का बंद होना, धनात्मक गुणक प्रभाव, पूंजी विस्थापन या श्रम शक्ति का प्रवास। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुणात्मक गुणक प्रभाव। दोस्तों धनात्मक गुणक प्रभाव ये ह्रासोन्मुख प्रदेशों के पिछड़ेपन का कारण नहीं है। यही दोस्तों उत्पादक इकाइयों का बंद होना, यूपी पूंजी विस्थापन और श्रम शक्ति का प्रयास ह्रासोन्मुख प्रदेशों के पिछड़ेपन का कारण है। अगला प्रश्न है, मुख्य शिकार वाले जानवर कौन हैं। देखिए मछली और समुद्री शेर, रेंडियर और व्हेल, मछली और कैरबू, या कैरबू और कस्तूरी लोमड़ी। तो सही उत्तर है मछली और कैरबू, ये मुख्य शिकार वाले जानवर हैं। दोस्तों मछली और रेंडियर देखा जाए तो इसको कैरबू कहा जाता है। रेंडियर या कैरबू पृथ्वी से सुदूर उत्तर के बर्फीले आर्कटिक इलाकों में मिलने वाली हिरण की एक प्रजाति है। रेंडियर या कैरबू लाइकेतु पेड़ों के पत्तों के साथ अपनी सींग,
चूहे तथा छोटी मछलियाँ और पक्षियों के अंडे खाते हैं। समुद्री शेर मांसाहारी होते हैं जो विभिन्न मछलियाँ, ऑक्टोपस और स्क्विड का शिकार करते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं भोजन संग्रह, कृषि और उसके बाद औद्योगिकरण। ये प्रक्रियाएं विकास की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। दोस्तों आप जानते हैं कि आर्थिक क्रियाकलापों में सबसे पहले मानव ने भोजन संग्रहण करना शुरू किया, फिर कृषि और लास्ट में औद्योगिकरण आया। मानव प्रारंभ में शिकारी और आखेटक जीवन व्यतीत करता था, इस तरह से वो भोजन संग्राहक के रूप में था। उसके बाद उसने कृषि करते हुए अस्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू किया। उसके बाद औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। दोस्तों संसाधन और इसके प्रकार के बाद अब आइए प्रमुख संसाधन मृदा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी में लोयस के निक्षेप को क्या कहते हैं, ये पहला प्रश्न है। तो सही उत्तर एडोब। याद रखिएगा एडोब। आप देखिए एडोब रीडर जो आप जानते हैं, एडोब रीडर, वही एडोब कहा जाता है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी में लोयस के निक्षेप को एडोब कहा जाता है और ये सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, जहां औसत वार्षिक वर्षा 20 इंच से कम होती है। अगला प्रश्न है कृषि योग्य उर्वर मृदा किस प्रकार का संसाधन है, आपको बताना है। तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि कृषि योग्य उर्वर मृदा ये सामान्य संसाधन का उदाहरण है और दोस्तों ये सर्वत्र उपजाऊ भूमि के रूप में उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये सर्वसुलभ नहीं है बल्कि सामान्य सुलभ संसाधन है। अगला प्रश्न है कि चीन की 90% मिट्टी किस प्रकार की है। तो देखिए लोयस, जलोढ़, पेडाल्फर या लोयस और जलोढ़। तो सही उत्तर है चीन की 90% मिट्टी लोयस और जलोढ़ प्रकार की है। अगला प्रश्न है लैटराइट मिट्टी बनती है किसके कारण। तो कई दोस्त जानते भी होंगे लैटराइट मिट्टी का निर्माण अपक्षयण प्रक्रिया के या अपक्षण प्रक्रिया के द्वारा होता है। दोस्तों लैटराइट मिट्टी का निर्माण चट्टानों के रासायनिक अपक्षय या अपक्षालन अथवा अपक्षण से होता है और रासायनिक क्रियाओं के कारण ये होता है और ये मिट्टी अधिक नमी वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकसित है। इसमें चूना, फास्फेट और पोटास कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोमट मिट्टी किसे कहते हैं। देखिए दोमट मिट्टी किसे कहते हैं। तो दोस्तों दोमट मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसमें बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृत्तिका की मात्रा कम होती है और ये अत्यंत उपजाऊ मिट्टी होती है। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि दोमट मिट्टी में बालू, गाद और मृत्तिका, बालू 40%, गाद 40% और मृत्तिका 20% होती है। तो ऐसी मिट्टी जिसमें बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृत्तिका की मात्रा कम होती है उसको दोमट मिट्टी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है, आपको बताना है। बलुई, चिकनी, दोमट या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोमट मृदा। दोस्तों प्रश्नगत मृदाओं में पौधों की उपज के लिए दोमट मृदा सबसे अच्छी होती है क्योंकि इस मृदा में मृत्तिका, बालू और गाद तीनों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन से कौन सा लाभ नहीं मिलता है। तो देखिए मृदा अपरदन घटाता है, मृदा प्रदूषण रोकता है, सिंचित भूमि में वृद्धि करता है या नदियों में अवसादीकरण कम करता है। तो सही उत्तर है जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन से नदियों का अवसादीकरण कम होना ये लाभ नहीं होता है क्योंकि जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन से नदियों का अवसादीकरण कम होने का लाभ नहीं मिलता। अवसादीकरण बाढ़ की प्रक्रिया से अधिक होता है जो कि जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन से नियंत्रित हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि वन विनाश से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है और कारण है कि तीव्र मृदा अपरदन द्वारा नदियों में बाढ़ आती है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों वन विनाश से मृदा अपरदन होता है और तीव्र गति से होता है और तीव्र गति अपरदन द्वारा नदियों में बाढ़ आती है। ये पहली घटना दूसरी घटना का कारण नहीं है, जबकि पहली घटना को या कथन को दूसरी घटना का कारण या कार्य माना जा रहा है जो कि गलत है। इसलिए दोनों कथन सत्य होने के बावजूद कथन कारण की सही व्याख्या या कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है आपके फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या चीन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पहले मृदा वर्गीकरण 1938 में पूर्ण रूप से प्रकाशित हुआ था और अमेरिका के वैज्ञानिक C.F. मारवुड ने वर्ष 1938 में मृदा वर्गीकरण के व्यापक तंत्र की योजना प्रस्तुत करके विश्व का विभिन्न आधारों पर मिट्टियों का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक उपजाऊ मिट्टी में शामिल होता है, देखिए, बालू और कंकड़, सूखे मृत पट्टे, बालू और चिकनी मिट्टी या दोमट और खादर मिट्टी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, दोमट और खादर मिट्टी एक उपजाऊ मिट्टी में शामिल होता है। दोस्तों, उपजाऊ मिट्टी वो होती है जिसमें जैविक और रासायनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस दृष्टि से दोमट मिट्टी में चाक, चीका और बालू का मिश्रित अनुपात होने और खादर मिट्टी में जैविक पोषकों की अधिकता के कारण उपजाऊपन अधिक होता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी संरक्षण के विषय में या मृदा संरक्षण के विषय में निम्न कथनों पर अध्ययन कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। देखिए, पहला है कि मिट्टी में जीवांश वर्धन मिट्टी संरक्षण का अभिन्न अंग है, सही है। आवरण फसलों का उपयोग आवश्यक है, बिल्कुल सही है। नहरी सिंचाई मिट्टी संरक्षण का प्रभावी उपाय है, ये आपका सही नहीं है। तो इसमें 1 और 2 आपके सही हैं। दोस्तों, मिट्टी संरक्षण के लिए मृदा में जीवांश की वृद्धि होनी जरूरी है, आवरण फसलों का उपयोग होना चाहिए, ड्रिप सिंचाई, उद्यान कृषि आदि ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं मृदा संरक्षण के लिए। नहरी सिंचाई मृदा के संरक्षण का प्रभावी उपाय नहीं है क्योंकि इससे मिट्टी लवणीय हो जाती है। अगला प्रश्न है, कुछ कथन दिए गए हैं, कथन के आधार पर आपको दोस्तों दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। रेगड़ मिट्टी ग्रेनाइट के अपक्षय से निर्मित होती है, तो ये आपका सही नहीं है। देखिए, लैटराइट मिट्टी मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टी है, सही है। लाल मिट्टी लौह ऑक्साइड से संपन्न होती है, सही है। और पर्वतीय मिट्टी मोटी और परिपक्व होती है, ये आपका सही नहीं है। तो आप देख लीजिए, 2 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो रेगड़ मिट्टी दक्कन के लावा में अपक्षय से निर्मित होती है, पर्वतीय मिट्टी छिछली और अपरिपक्व होती है, लैटराइट मिट्टी मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टी है और लाल मिट्टी लौह ऑक्साइड से संपन्न होती है। इनका लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मृदा का विकास कम वर्षा वाले रवेदार आग्नेय चट्टान क्षेत्र में होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। दोस्तों, काली मिट्टी का विकास कम वर्षा वाले रवेदार आग्नेय चट्टान क्षेत्र में होता है। आप जानते हैं काली मिट्टी का निर्माण लावा के ठंडा होकर निर्मित चट्टानों के टूट फूट से हुआ है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे काली मृदा या काली पृथ्वी मृदा कहते हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों चेरनोजिम। याद रखिएगा, काली मृदा को चेरनोजिम भी कहा जाता है। इसको रेगुर कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ और ट्रॉपिकल चेरनोजम आदि नामों से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, काली मृदा को चेरनोजम कहा जाता है, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ और ट्रॉपिकल चेरनोजम। इसके अलावा इस मिट्टी में स्वतः जुताई के कारण, गुण होने के कारण इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए? उर्वरता बढ़ाना, मृदा अपरदन रोकना, फसलों में हेरफेर करना या इनमें से सभी? तो सही उत्तर है इनमें से सभी। उर्वरता बढ़ाना, मृदा अपरदन रोकना, फसलों में हेरफेर करना, ये सभी मृदा संरक्षण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्यतः मृदा में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ और जल का प्रतिशत मिलता है? तो उत्तर है 40% और 25%। तो इसमें 40% खनिज पदार्थ और 25% जल होता है। सामान्यतः मृदा के 4 संघटक होते हैं, वनस्पति समूह, जंतु समूह, अजैविक कार्बनिक पदार्थ जिसमें खनिज, मृदा घोल में जल, मृदा वायुमंडल में गैसें। इन भागों में अगर जो हम मृदा का प्रतिशत देखें तो जीवित और जैविक पदार्थ 5 से 12%, खनिज पदार्थ 38 से 47%, मृदा घोल जल का प्रतिशत 15 से 35 और मृदा वायुमंडल 15 से 35% होता है। तो इसमें सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, खनिज और
जल का प्रतिशत 40 और 20% होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता काली मिट्टी की नहीं है। कपास और गन्ना उत्पादन के लिए ये है लौह मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम और एल्यूमिना की प्रचुरता, सही है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और आर्गेनिक तत्व की प्रचुरता, ये सही नहीं है। शुष्क ऋतु में बड़ी दरारों का विकास, ये आपका सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, ये काली मिट्टी की विशेषता नहीं है। दोस्तों, काली मिट्टी को रेगुड़, रेगड़, कपासी मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजम कहा जाता है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और आर्गेनिक तत्व यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और आप जानते हैं कि पश्चिमी भारत की काली मृदा का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आसान सा है दोस्तों, पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? तो ये है दोमट मृदा। दोमट को जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। तो दोमट या जलोढ़ मृदा भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और ये मृदा मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी है और ये फिर सागरीय पश्चगमन के उपरांत छोड़े गए गाद या सिल्ट से निर्मित है। अगला प्रश्न है कि पिंडित लावा के अपक्षयण से या अपक्षरण से कौन सी मृदा बनती है? तो सही उत्तर है दोस्तों, काली मृदा पिंडित लावा के अपक्षय से बनती है। देखिए, काली मृदा की जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। बिना सिंचाई के अधिक समय तक फसल सूखती नहीं है। इसमें लोहांश की मात्रा अधिक होती है और दक्कन का पठार इसी प्रकार की मिट्टी से निर्मित है। तो पिंडित लावा के अपक्षय से काली मृदा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है मरुभूमि या मरुस्थली भूमि को रोकने के लिए हमें इसके निम्नीकरण को रोकना चाहिए। वायु, जल, भूमि और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है भूमि। दोस्तों, मरुभूमि विस्तार को रोकने के लिए भूमि के निम्नीकरण को रोकना चाहिए। भूमि के निम्नीकरण को रोकने के लिए वृक्षारोपण, जानवरों द्वारा चराई को नियंत्रित करना और सिंचाई का वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए और छोटे छोटे बांध बनाकर जल का संरक्षण करना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नांकित मिट्टियों में से कौन सा शंकुधारी वनों में पाई जाती है? तो सही उत्तर है पॉडजॉल। पॉडजॉल या पॉडसाल दोस्तों, ये मृदा शंकुधारी वनों में पाई जाती है और इस मिट्टी में पोटाश, चूना और फास्फोरस की मात्रा कम और जीवांश की अल्पता पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पर्वतीय भागों में है और ये मृदा सामान्यतः अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें गहराई कम और सरंध्र युक्त होती है। इस मृदा से संबंधित अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है और अम्लीय होने के कारण इन पौधों या इन मृदा में पौधों की वृद्धि सामान्यतः 6 से 7 पीएच मान वाले मृदा में होती है। तो याद रखिएगा, शंकुधारी वनों में पाई जाने वाली मृदा को पॉडजॉल या पॉडसाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है मृदा निच्छालन से व्यापक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो सही उत्तर है उष्णार्द्र क्षेत्र। ये मृदा निच्छालन से सर्वाधिक प्रभावित है। दोस्तों, मिट्टी या खनिज तथा जैव तत्वों का गत्यात्मक प्राकृतिक मिश्रण होता है और यह एक नवीकरणीय अयोग्य संसाधन माना जाता है क्योंकि इसके निर्माण में लंबी अवधि लगती है। उच्च तापमान और प्रचुर वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा निक्षालन क्रिया सर्वाधिक होती है और इस क्रिया के परिणामस्वरूप लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। अगला प्रश्न है दोषयुक्त सिंचाई पद्धति के कारण होने वाला प्रदूषण क्या कहलाता है? देखिए, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या मृदा निक्षालीकरण। तो सही उत्तर है मृदा निक्षलीकरण। दोस्तों, दोषयुक्त सिंचाई पद्धति के कारण होने वाला प्रदूषण मृदा निक्षलीकरण कहलाता है। इससे मृदा का ऊसरपन बढ़ जाता है और मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता की समस्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? परत अपर्दन में गहरी नालियां बनती हैं, ये आपका सही नहीं है। चीका मिट्टी के कण बहुत महीन होते हैं, सही है। काली मिट्टी को रूसी भाषा में चेरनोजम कहा जाता है, सही है। ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली मिट्टी ज्वालामुखी मिट्टी कहलाती है, तो ये भी आपका सही है। तो देखिए दोस्तों, गहरी नालियां परत अपर्दन में नहीं बल्कि अवनलिका अपर्दन में बनती हैं, इसलिए कथन ए आपका सही है। परत अपर्दन को किसान की मृत्यु भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मृदा की जो सबसे उपजाऊ जो परत होती है वो बह जाती है।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान की किस मृदा में क्ले बहुत अधिक पाई जाती है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, एरिडीसॉल्स, एल्फीसॉल्स, वर्टिसॉल्स या एंटीसॉल्स। तो सही उत्तर है वर्टिसॉल्स, ऑप्शन सी। राजस्थान में वर्टिसॉल्स मृदा में क्ले बहुत अधिक पाई जाती है और ये मृदा झालवाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा आदि जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। समोच्च रेखी जुताई ये है, नहरों द्वारा सिंचाई नहीं है, नियंत्रित पशुचारण है और फसल चक्रीकरण। दोस्तों, मृदा संरक्षण की विधियों में जो कि मिट्टी को अपरदन से बचाकर इसकी उर्वरता बनाए रखते हैं, इसमें समोच्च रेखी जुताई, नियंत्रित पशुचारण, फसल चक्रीकरण, स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, मेड़बंदी आदि है। नहरों द्वारा सिंचाई से मृदा संरक्षण नहीं होता है। नहरों द्वारा सिंचाई से मृदा में लवणीकरण की समस्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का इलाज जिप्सम से किया जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, क्षारीय मृदा अगर जो कोई हो तो उसका इलाज या उसका उपचार करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में कैल्शियम और पोटेशियम की प्रचुरता के कारण मिट्टी क्षारीय हो जाती है, जो फसल उत्पादन के उपयुक्त नहीं होती है। और फसल उत्पादन के लिए क्षारीय मिट्टी में जिप्सम या चूना मिलाकर और सिंचित करके चावल, गन्ना, कपास, गेहूं और तंबाकू पैदा कर सकते हैं। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, खड़ीन क्या है। देखिए, ऑप्शन है जनजाति, जल संरक्षण तकनीक, वन संरक्षण तकनीक या जनजातीय गांव। तो सही उत्तर है दोस्तों, खड़ीन जो है ये जल संरक्षण तकनीक है। खड़ीन जल संरक्षण की तकनीक है। इसका प्रयोग मुख्यतः थार मरुस्थली क्षेत्र में प्रचलित है। इसके माध्यम से थार क्षेत्र में जल संचय करके कृषि कार्य किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने संसाधन और इसके प्रकार और मृदा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों को हल किया। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके अगले भाग में हम ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।